MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात होगी। देश की हर बात दिखाएंगे, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, इस समय दुनिया में सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? और इसका जवाब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास है। लेकिन दर्शकों, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमले की, और यह दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डबल धमाका करेंगे, यानी डंके की चोट पर अटैक करेंगे। एक नहीं, दो जगह करेंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए। ये आप देखिए, पहली तस्वीर है ईरान के लिए खतरनाक, क्योंकि ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिका का वॉरशिप। देख रहे हैं आप, यानी समंदर में जबरदस्त तनाव है। अब दर्शकों, अमेरिकी मीडिया में भी इसकी चर्चा है। अमेरिकी पत्रकार हैं कैली मेयर, और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने दावा किया है कि खबर यह है कि अमेरिका ने समंदर में अपना बाहुबली उतार दिया है और वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर पहुंचेगा। खबर यह है क्या इसके बाद ईरान में खलबली मचेगी? दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर। इधर ट्रंप का फरमान है कि ईरान और ग्रीनलैंड पर हम पूरी तरह से कब्जा करें। अगर खामनेई नहीं सुधरे तो एक्शन होगा, और ग्रीनलैंड नहीं माना तो भी एक्शन होगा। We've seen war. We don't want war. But if you want war with the United States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये तस्वीर, ये है ईरान। देख रहे हैं आप, ये पूरा ईरान का मैप है, जहां पर आपको एक भी प्लेन नहीं दिख रहा होगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो ये प्लेन्स इधर से जा रहे हैं और नीचे से जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ईरान को डर है। दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ईरान को डर है कि अगर अमेरिका हमला करेगा, क्या इसलिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, या फिर खामनेई के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है? अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं खामनेई के दिमाग में क्या कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, उससे पहले यह तस्वीर। यूएस मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर है, और अगर ये ईरान के टारगेट पर हैं तो ट्रंप के लिए हमला इतना आसान नहीं है। देखा दर्शकों आपने, खामनेई ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यह तस्वीर आप देखिए दर्शकों, और दावा किया जा रहा है खामनेई भले ही कितना तैयार हो, लेकिन इधर अमेरिकी वॉरशिप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ईरानी नौसेना भी अलर्ट मोड पर आ रही है। और इतना ही नहीं दर्शकों, जैसे ही ये खबर आ रही है जहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हो रही है, उनके एक्शन की चर्चा हो रही है, और इधर ईरान की मीडिया में खामनेई को हीरो बताया जा रहा है कि खामनेई झुकेंगे नहीं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। Iran's supreme leader. The supreme leader of Iran. Iran's supreme leader. The supreme leader. Supreme leader. Iran's supreme leader. The supreme leader. Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Iran's supreme leader. Ayatollah Khamenei. این مرد بزرگ تاریخی Ayatollah Khamenei. یعنی آیت الله رضا خامنه‌ای Iran's
हमने ही कितनी ही वाहवाही करवा लें, लेकिन ट्रंप का टारगेट सेट है। ट्रंप का डबल टारगेट मैं बताता हूं, डबल धमाका यह है दर्शकों, देख रहे हैं यहां पे, यही है वो टारगेट। एक तरफ अमेरिका की नजर है ग्रीनलैंड पर, जो आप देख रहे हैं रेड कलर, लाल कलर से, और दूसरी तरफ है ईरान। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो फ्रंट पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह है उनका डबल धमाका। मूव कीजिए इसे। और सबसे बड़ी बात यही है, ईरान और ग्रीनलैंड पर एक साथ हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों की तरफ अमेरिकी वॉरशिप भेजे गए। जानकारी आपको दे दूं, युद्ध की तैयारी हफ्ता 10 दिन के लिए नहीं, इस बार ट्रंप महीनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार लग रहे हैं। और इस बार अगर महीनों युद्ध होगा तो दुनिया भर में हंगामा मचेगा। दिखाता हूं मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में खौफ का दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पूरी दुनिया को अपने सिर पर उठा चुके हैं। धमकी, अल्टीमेटम, मिसाइल की तरह ईरान और ग्रीनलैंड में फूट रहे हैं, जिससे युद्ध में बदलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान की तरफ वॉरशिप का मूवमेंट, ग्रीनलैंड की तरफ फाइटर जेट की उड़ान, भीषण हमले की आहट है। और इस घबराहट में ईरान अपना एयरबेस बंद कर चुका है, क्योंकि ट्रंप की नई धमकी सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरे गल्फ कंट्री के लिए है। We're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. ट्रंप की इस चेतावनी से सऊदी, कतर, ओमान से पाकिस्तान तक खलबली मचे हैं। पुतिन हथियार निकाल चुके हैं, क्योंकि इस बार ट्रंप 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबे युद्ध के मूड में हैं। ईरान और ग्रीनलैंड को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ईरान में इस समय खौफ क्यों है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तैयार तो ईरान भी है, लेकिन इस समय की स्थिति यह है दर्शकों, समंदर के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब ट्रंप ईरान पर कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अमेरिकी वॉरशिप साउथ चाइना सी से ईरान की ओर बढ़ रहा है, जो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन है दर्शकों, जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है, ये मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया। दरअसल स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन इसकी मूवमेंट देखी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से साफ कहा है, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वो बेहद त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए, इसमें जरा भी देर ना हो। हालांकि ट्रंप महीनों तक चलने वाले युद्ध को भी पूरी तरह से समझ चुके हैं और तैयार हैं। इसलिए ईरान बॉर्डर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की जा रही है। और बड़ी बात दर्शकों, ये वॉरशिप बड़ा खतरनाक है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि ईरान मुश्किल में पड़ सकता है दर्शकों। और ईरान की मुश्किल कैसे बढ़ेगी, आइए जरा मैं बताता हूं ये कितना खतरनाक है। वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का तीसरा हिस्सा है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धपोत शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ग्रुप में, मूव कीजिए इसे, इस ग्रुप में लगातार काम किया जा रहा है, कंट्रोल का काम भी होता है, साथ ही इस बार डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल किए गए हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि तैरता हुआ हवाई अड्डा है दर्शकों, रणभूमि में बहुत ताकतवर है, जो बिना रुके महीनों तक समुद्र में रहकर युद्ध करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह अमेरिकी नौसेना की ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन की रीढ़ माना जाता है। इस वॉरशिप पर 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती है। यह ग्रुप दिन और रात 150 से ज्यादा उड़ान भर सकता है। सोचिए आप, मल्टी रोल फाइटर जो हमले और हवा में लड़ाई कर सकते हैं।
ये इसकी ताकत है। F-35C स्टील्थ फाइटर जेट्स जो छिपकर हमला करते हैं, और EA-18J इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो दुश्मन के रडार जाम कर देता है, और सी हॉक हेलीकॉप्टर जो सर्च और रेस्क्यू में काम आता है। दर्शकों, बड़ी बात क्या, यही ईरान की तरफ बढ़ रहा है, यानी ईरान इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इरादा बना लिया है ईरान पे हमला करने का, लेकिन इस हमले का क्या रूप होगा वो वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान पे हमला उतना आसान नहीं होगा जिस तरह से वेनेजुएला पे था, इसलिए हर मुमकिन सैनिक कोशिश की जा रही है ईरान पे दबाव बढ़ाने के लिए। साउथ चाइना सी से अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन को मूव कर दिया गया है मध्य पूर्व की तरफ, ताकि ईरान पर और सैनिक दबाव बढ़े। किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पे वार करेगा, लेकिन वार किस प्रकार का होगा यह सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं, ये दुनिया में इसी बात का संकेत है। विवेक विवॉल्टू पे आना है। बड़ी बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूर से दिखाई दे रही है, लेकिन असल में यह है दर्शकों, यूएस ने कतर बेस छोड़ दिया है, और ईरान में अब क्या धमाका होगा, क्योंकि अगर वहां से भी हमला होता है, यानी चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप घेरने की रणनीति पहले ही प्लान कर चुके हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, साथ ही साथ ग्रीनलैंड की। दर्शकों, देख रहे हैं आप, ग्रीनलैंड पर भी क्या ईरान के साथ हमला करेंगे तो दुनिया को समझ नहीं आएगा, क्योंकि डेनमार्क के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए। देख रहे हैं आप, डेनमार्क को डर है कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया तो हमारी भी तैयारी रहनी चाहिए, और इसीलिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, करें तो करें क्या, ऐसा दुनिया को लग रहा है, लेकिन उनका प्लान लगता है फिक्स है। सुनिए जरा। Det betyder, at vi har brug for en øget tilstedeværelse i og omkring Grønland. Derfor er vi også i tæt dialog med den grønlandske regering blevet enige om at øge vores militære tilstedeværelse og også vores øvelsesaktivitet i Arktis og Nordatlanten i tæt samarbejde med NATO-allierede. Det betyder, at der fra i dag og i den kommende tid vil være en øget militær tilstedeværelse i og omkring Grønland af fly, skibe og soldater. Herunder altså også fra andre NATO-allierede. Jamen, den er den ordre, som altid har været gældende i nyere tid, som forsvarschefen kan uddybe. Det er jo, at hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget. Men når det så er sagt, så anser det for at være fuldstændig hypotetisk, at man fra den amerikanske regerings side skulle indlede et angreb mod Grønland. तो ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे अमेरिका आ जाए या फिर कोई और। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गहरी नजर ग्रीनलैंड पर भी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत अहम है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए नाटो का समर्थन भी मांग चुके हैं। कहा नाटो को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका की मदद करना चाहिए। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया दर्शकों कि अमेरिका के बिना नाटो अधूरा है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ में होता तो नाटो और मजबूत होता। उन्होंने कहा गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। अब ये गोल्डन डोम क्या है दर्शकों? गोल्डन डोम अमेरिका का एक मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। ये इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने और जो खतरे आते हैं उसी से अमेरिका को बचाना है। दरअसल ग्रीनलैंड में अमेरिका अपना रडार चाहता है। ग्रीनलैंड से अंतरिक्ष में मिसाइलों को ट्रैक करने में आसानी होती है, और ट्रंप का प्लान यही है दर्शकों। लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। नीलसन ने कहा है वो अमेरिका की बजाय डेनमार्क को चुनेंगे, जो आप उधर देख रहे हैं। इधर डेनमार्क ने भी ट्रंप के प्लान पर बड़ी धमकी दे दी है। कहा अमेरिका की जबरदस्ती से नाटो टूट जाएगा, और दर्शकों अगर नाटो टूटा तो फिर
डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि नाटो कई देशों को मिलाकर बना है और एक सैन्य संगठन है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland's very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out. अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं तो कैसे, हम तो लेकर रहेंगे। लेकिन दर्शकों, ग्रीनलैंड के लिए पूरी तरह से डेनमार्क भी पीछे खड़ा हुआ है। सुनिए जरा ट्रंप को लेकर क्या कहा गया। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, या फिर यह भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ग्रीनलैंड पर हमला कर दिया, तो कौन आएगा फिर मैदान में? दर्शकों, रूस की आर्मी स्टैंड बाय पर है और व्लादिमीर पुतिन की नजर हर जगह पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है, ना ही ग्रीनलैंड पर अटैक, ना ही ईरान पर। और ग्रीनलैंड, ईरान पर हमला हुआ तो पुतिन दोनों तरफ से तैयार हैं जवाब देने के लिए। अब दर्शकों, एक और बड़ी बात, अगर यह युद्ध आगे बढ़ गया, मान लीजिए पुतिन की एंट्री हुई, तो फिर परमाणु हमला, परमाणु एंट्री हो जाएगी दर्शकों, और यह दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं पहले ग्रीनलैंड पर पुतिन की क्या तैयारी है, इसे समझिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो फिर पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। देख रहे हैं आप, ग्रीनलैंड और ईरान पर ट्रंप के रवैये से रूस नाराज है। वेनेजुएला की घटना की भी रूस ने निंदा की है। रूसी तेल टैंकर जब्त कर ट्रंप दुश्मनी और बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि वो रूस का दबदबा कम करे, इसके लिए वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। आप इसे समझिए, 2 मिनट के लिए रुकिए। यहां से अटैक करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर, लेकिन पुतिन की पूरी तैयारी है, वो यूएस को टारगेट पर ले रहे हैं। यानी अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नहीं छीना तो अमेरिका को रूसी मिसाइलों से कोई नहीं बचा पाएगा। मिसाइल पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड सबसे उपयुक्त जगह है, और अमेरिका और रूस दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्ति हैं। दोनों देशों के हथियारों के जखीरे में इतने परमाणु बम हैं जो दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते हैं। ट्रंप की नीति को रूस दुनिया के लिए खतरा जरूर बता रहा है। दावा है कि चीन भी अमेरिका की नीति के खिलाफ है। ऐसे में रूस और अमेरिकी संबंधों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। मौजूदा समय में यह कहना मुश्किल है दर्शकों कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल इस समय दुनिया भर में है और समझ नहीं आ रहा कौन कैसा फैसला लेगा। हमने इसी पर बात की है पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब से। सुनिए क्या कह रहे हैं। जिनका क्या इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड, हाँ आर्कटिक के पास है और उसकी शिप्स वहां मंडराती रहती हैं एटसेट्रा, वो ट्रंप के साथ समझौता करेगा। पुतिन का इंटरेस्ट है कि नेटो मेरे द्वार पर ना आए, यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य ना मिले, और जो नियो नाजी सिस्टम है यूक्रेन का वो खत्म हो जाए। बाकी वो वेनेजुएला में ट्रंप घुस गया था। ट्रंप तो वो इलीगल इमिग्रेशन के बरखलाफ है, लेकिन 2 इलीगल इमिग्रेंट्स को ले आया था प्रेसिडेंट वेनेजुएला, और उसकी पत्नी को ला के अपने जेल में डाल दिया उसने। तो मेरा मानना है कि पुतिन भी कुछ नहीं करेगा, समझौता दोनों के बीच में हो चुका है। टाइगर तुझे को ग्रीनलैंड चाहिए ले ले, लेकिन ये ध्यान रखियो कि मेरे बरखलाफ वहां पे कुछ मत करिए, और मुझे यूक्रेन के जो हिस्से चाहिए वो मैंने ले लिए। अब दर्शकों, अगर ऐसे हालात बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ईरान में इस समय अंदर क्या चल रहा है, आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, ईरान के अस्पताल के अंदर फायरिंग हो रही है, यानी वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। सुनवाइए जरा।
ये देख रहे हैं आप, ईरान में इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब है। देखिए जरा, ये शव जा रहा है दर्शक, वहां पर हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। सुनवाइए जरा वहां क्या हाल है। लेकिन दर्शकों, अब ये संदेश वहां के बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है और अब तो वहां से भी चेतावनी आने लगी है। सुनिए जरा ईरानी बच्चा क्या कह रहा है। من تهران पे خونخوار میخوام یه چیزی به این تهران पे خونخوار بگم. تهران पे خونخوار ما دانش آموزای ایرانی جلو وای میستیم. اونی که خون شهدای ما مردم ما رو ریختی فکر میکنی برنده شدی؟ خیر، ما بزرگ میشیم، ما به سربازای ایران تبدیل میشیم، ما جلوت وای میستیم، ما خودت و کشورتو با خاک یکسان میکنیم. दर्शकों, ये वो हैं जो खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वही बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान में और क्या हो रहा है आइए जरा आपको समझाता हूं। हिंसक प्रदर्शन से ईरान के हालात खराब हो गए, रियाल में गिरावट से सरकार संकट में है, ये दुनिया जान रही है। महंगाई की वजह से जनता वहां परेशान है। ईरान छोड़कर लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ईरान की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा है। दावा ये कि गोली नहीं मारने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। शव लेने के लिए भी अधिकारी पैसे लेते हैं। वहां पर लोगों से $4000 तक की डिमांड की जा रही है। ऐसे हालात के चलते ईरानी अब वहां पर रहना नहीं चाहते। अब दर्शकों, जो भारत के लोग हैं वो भी डर में हैं। ईरान की भयावह स्थिति से वहां बसे भारतीय डर गए हैं। ईरान में इस समय करीब 12,000 भारतीय हैं। इनमें कम से कम 3,000 भारतीय छात्र हैं। ये लोग वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग अब वतन वापसी की राह देख रहे हैं और भारत सरकार भी दूतावास के जरिए संपर्क में बनी हुई है। भारतीयों को सुरक्षित लाने का प्लान कैसा होगा, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आज वहां पर भारतीय छात्र कितना टेंशन में है, वो क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। अबू, मम्मा, खुदा, रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कल, मैंने आपको बताया था, मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया, आतंकवादी संगठन घोषित किया। आज जिहादियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिहादी कौन दर्शकों? जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और ट्रंप को भी अब पता चल गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे स्ट्राइक करनी है। अब उन पर बैन लगा दिया है दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कई देश हैं जिनको बैन कर दिया, वीजा नहीं देंगे। उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। यानी पाकिस्तान को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी, पाकिस्तानियों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। और आपको दर्शकों मैं बताऊं, यहां डोनाल्ड ट्रंप बैन लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पर, और उनके ये मंत्री हैं, ये नए नए ख्वाब देख रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है।
सुनिए आप, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट स्ट्रांग नहीं, एकदम घटिया, बिल्कुल खराब दर्शकों। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कह रहा है। आइए आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। युद्ध और कब्जे के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया दर्शकों। जिहादी मुल्कों के लोगों की अब अमेरिका में एंट्री नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। ट्रंप ने 75 देशों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। 75 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। ट्रंप के इस फैसले से मुल्ला मुनीर को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के साथ खाना खाकर मुनीर का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर अपने आप को ट्रंप का सबसे खास समझ रहा था, लेकिन ट्रंप ने जिहादी मुल्क बताकर मुनीर और शहबाज को उनकी औकात बताई। इस लिस्ट में पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान भी शामिल है। इसके अलावा इसमें रूस है, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, ईरान, इराक, जॉर्डन का नाम है दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप ने यह रोक उन देशों पर लगाई है जिन्हें धोखाधड़ी के लिए ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है और इनके आवेदक बड़े खास होते हैं दर्शकों, इसलिए पहचान में नहीं आते तो बैन ही कर दिया। वो अमेरिकी सरकार पर वित्तीय बोझ बन सकते थे, जैसे पाकिस्तानी भिखारी। ऐसे देशों को इमिग्रेंट वीजा देने से मना कर दिया गया है और यह फैसला अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन दर्शकों, इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दीपक बोरा साहब। ये सही है कि जो खेती मार्शल है वहां पर खेती करता है ना फील्ड में जाके, तो वो तो अपने आप को बड़ा करीबी बनाता है। पर जो 75 नेशंस की लिस्ट ट्रंप ने घोषित की है जिनको रेजिडेंसी के लिए वीजास नहीं दिए जाएंगे, टेम्पररी होल्ड या परमानेंट होल्ड पर रख दिया उनको, उनमें जिहादिस्तान भी शामिल है। ये पिंजड़े वाली मुनरिया तो अपने आप को बहुत समझता है, मैं ट्रंप का दोस्त हूँ, ट्रंप मेरे बिना कुछ नहीं करता, मेरे साथ भोजन करता है, मुझे बुलाता है एटसेट्रा। वो सब बकवास है। अमेरिका की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। सुन पिंजड़े वाली मुनिया, मैं तो रहा हूं बहुत देर तक, आप तो लो करता रहता है, तेरे में दम वम कुछ नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज, डिस्कार्ड। वो आपका प्रयोग करेगा, क्योंकि जब ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान में मुझे फोर्सेस चाहिए, लोग चाहिए, आपने कहा क्या फर्क पड़ता है सर, 10,000 पाकिस्तानी मर जाएंगे, हमारी महिलाएं 2 लाख और पैदा कर देंगी। ये आप लोगों की नीयत है, ये आपकी इज्जत है आपकी औरतों के लिए। सो मेरा मानना है कि ट्रंप को अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स वो ग्रीनलैंड से ले लेगा और फिर आप वहीं जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए, यानी जहन्नम में। यू आर स्टक इन अ होल और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपने ट्रंप से दोस्ती करनी चाहिए। आप ट्रंप को क्या दे सकते हैं? आप तो भिखारी हैं, आप सिर्फ ट्रंप से मांग सकते हैं, दे उसको कुछ नहीं सकते। भारत उसको बहुत कुछ दे सकता है। ये ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि ट्रंप साहब के रेजीम में ये जिहादिस्तान जो भी बकवास करे, उनके संबंध और बिगड़ेंगे। लेकिन दर्शकों, यहां तो पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है और वो भूल गया है कि अगर उसने इस बीच कोई गलती की तो भारत की भैरव तैयार है। इस युद्ध के बीच पाकिस्तान जरूर अपना रंग दिखाएगा। ये भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, आतंकियों को भेजेगा। इसलिए आज भारत की सेना ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजा है दर्शकों, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती हैं जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे
भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। दर्शकों, आज आर्मी डे है और थल सेना के अदम्य साहस को प्रधानमंत्री ने याद किया है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं दर्शकों, कई तो ऐसे हैं जो सेना के साहस को भूल नहीं पा रहे हैं। रात में सपने आते हैं बुरे, और यही है वो आतंकी जो रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर याद करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। सुनवाइए जरा। आने वाला एक नए दौर का आगाज हो चुका है अल्लाह की तौफीक से, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को जो होना था हो चुका, बिल्कुल परेशान ना हो, अब परेशानी का वक्त उनका है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ, पुराना मुल्क सोडान पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश का आर्मी चीफ 4 दिन पहले कहां बैठा था? इस्लामाबाद। हिंदुस्तान से छूट गए हैं और पाकिस्तान से जुड़ गए। हिंदुस्तान हार गया। ठीक है, 6-7 मई को हमने देखा भावलपुर नीति में वो जो होना था हो गया। ये एक और है दर्शकों, ये भी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, कैसी मार पड़ी थी, खुद बता रहा है, आपको सुनवाता हूं मैं। इस मुरीद में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे। और दर्शकों, 6-7 मई को क्या हुआ था ये देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे ना, उनके फोटो तक लगे हुए, पोस्टर लगा दिए पाकिस्तान ने। और ये तो अब दुनिया को देख लेना चाहिए, ये वो आतंकी हैं जो साजिश रचते हैं। लेकिन दर्शकों, इंडियन आर्मी है और आज आर्मी डे है, हम सभी सल्यूट करते हैं। भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था वो आज याद दिलाया है, दिखा रहा हूं आपको मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है दर्शकों, जो अभी पाकिस्तान ने देखा है। पूरी पिक्चर भी तैयार है। ये देख रहे हैं ना आप तस्वीर, जयपुर में आज भारतीय सेना ने बता दिया है कि वो हर तरह की रणनीति के लिए, हर तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखा दर्शकों आपने। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय सेना की तैयारी क्या है। ये तो महज आपने तस्वीर देखी, लेकिन खबर क्या है? इंडियन आर्मी की ताकत आज पूरी दुनिया ने जयपुर में देख ली है। जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई, आज की परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर थी, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई है। दर्शकों देख रहे हैं ना आप, आधुनिक हाइब्रिड युद्ध को देखते हुए यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री के बीच का एक ब्रिज है, सेतु है। ये बटालियन ड्रोन युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। ऑपरेशन सिंदूर इस बटालियन की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाता है, जिसका खौफ पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में आज भी देखा जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, इधर छुपे हुए हैं ये। भैरव ब्रिगेड ने ऐसा डर फैलाया है, लश्कर ने भी कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था।
लश्कर के शीर्ष कमांडर हाफिज रऊफ ने बड़ा बयान दिया है दर्शकों। लश्कर कमांडर ने कहा, मुरीद के में अल्लाह ने हमें बचा लिया, अगर मस्जिद खाली नहीं करते तो भारत के हमले में मारे जाते। ये मस्जिद नहीं, आतंकी अड्डा था, पहले सुन लीजिए। लश्कर तैयबा और जैश के कई शीर्ष आतंकी मारे गए थे, जिनमें मुरीद के अबू जंदाल जैसे आतंकी शामिल थे। एक और आतंकी ने कहा, 6 से 7 मई को हमारे ठिकाने उड़ा दिए गए, लेकिन अल्लाह के करम से बाल बाल हम बच गए, हमारे बच्चों को उन्होंने बचा लिया। सोचिए आप, ये याद कर रहे हैं दर्शकों, लेकिन ये डर अच्छा है, ये मार अच्छी है। सुनिए जरा। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे। दर्शकों, ये आतंकी तो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मुनीर और शहबाज पता है क्या कर रहे हैं? ये अमेरिका को जमीन दे रहे हैं। खबर यह है, ईरान में हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये खुलासा हो रहा है और ये अब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये आप देख रहे हैं ना, नापाक कनेक्शन के बाद ईरान में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां हालात खराब है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, ईरान में जो हिंसा हो रही है उसमें अमेरिका का हाथ है, दुनिया ऐसा कहती है। ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये करा रहे हैं, लेकिन इसमें मुनीर की एंट्री कैसे हुई दर्शकों? आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हुआ क्या। हिंसा की आग में ईरान जल रहा है, जो आप देख रहे हैं। खामनेई कहते हैं कि हिंसा के पीछे बाहरी मुल्क है। अमेरिका और इजराइल पर आरोप भी लगा चुके हैं। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी आ गया है दर्शकों। दावा है कि हिंसा की साजिश में मुनीर भी शामिल है। बांग्लादेश जैसे ही ईरान में हिंसा का पैटर्न है और ईरान से पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। दोनों मुल्कों के बीच टकराव हमेशा रहा है, यह आप मानिए। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में आतंकी और स्लीपर सेल भेजे हैं। आपको बताऊं, मैं प्रदर्शन को हिंसक बनाने में इनका ही हाथ है। करीब 990 किलोमीटर लंबी बलूचिस्तान सीमा पर बहुत विवाद है। दोनों देशों में मजहबी कड़वाहट चरम पर है। क्यों है? ईरान शिया बहुल देश है और पाकिस्तान में सुन्नी ज्यादा है, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। अब ईरान में बलूच अलगाववादियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है और इधर पाकिस्तान पर अल अदल आतंकी गुट को पनाह देने का इल्जाम लगा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की अशांति में पाकिस्तान का हाथ है और मुनीर के लिए यह टेंशन की बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मचेगा। वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस तरह से पिछले 8 महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं, इसके पीछे अमेरिका की साफ मंशा थी कि जब भी वो ईरान पे हमला करे तो पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल करे। अब जैसे खबरें आ रही हैं कि ईरान में जो दंगा फसाद हो रहा है उसके पीछे कई लोग हैं जो कि पाकिस्तान ने भेजे हैं और उनको परीक्षण देके कहा गया है कि ईरान में उसी तरह से हंगामा करो जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे नाच रहा है और उसे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे इस्लामिक देश में क्या हो रहा है। उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा, जो कि उसे अमेरिका से मिल रहा है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर क्या होगा, मैं आपको पूरी तस्वीर समझाता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं यह तस्वीर। ईरान में मुनीर की साजिश है और इधर बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर लगातार टीटीपी हमला कर रही है और ये हमले पाकिस्तान के लिए खतरा है। सुनवाइए जरा। ये दिल में मेरे मुजाहिद, ये दिल में अपने इधर दर्शकों आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों ने हमला कर दिया है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वहीं की है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
मंगश पे यो ज़माने माने लेकिन दर्शकों, बात इतनी नहीं है। ईरान और ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की नजर बलूचिस्तान पर भी है और दुनिया जानती है ट्रंप वहां पर क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है बिजनेस, बिजनेस, और यही उन्हें दिख रहा है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, जैसा मैंने कहा। और अगर पूरी तस्वीर साफ हो गई तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचाएगा। लेकिन यहां अगर मगर का खेल है। ईरान पर अटैक करने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप हैं, दुनिया जानती है। और ट्रंप के एक्शन प्लान से मुनीर की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ईरान पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान में टूट तय है। ईरान में सत्ता बदली तो पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़केगी। बलूचिस्तान में दशकों से आजादी की मांग उठ रही है। बलूच अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ईरानी शरणार्थियों के आने से बलूचों की मजबूती ज्यादा होगी और पाकिस्तान में आंतरिक विरोध को बल मिलेगा। बलूच और पाक सेना में आए दिन भिड़ंत होती है। आतंकी के नाम पर पाकिस्तान सेना यहां ऑपरेशन चलाती है और ईरान में तख्ता पलट होने पर मुनीर का पासा पलट जाएगा। ट्रंप के मिजाज में और पाकिस्तान को तोड़ने की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है, ये दिखने भी लगा है। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप मानकर चलिए कि स्थितियां और खराब होंगी। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बिना नाम लिए पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान किस तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से उसी को सबसे डर है। अगर ईरान हारता है तो भी पाकिस्तान भोगेगा, अगर ईरान किसी वजह से जीतता है तो भी आप देखेंगे पाकिस्तान भोगेगा उसकी। क्यों? क्योंकि जो जब आप दो नावों में पैर रखते हो तो कभी भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। सबसे बड़ी बात यह होती है इस ऐसे समय में कि आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है। आप क्या, अगर ईरान का साथ नहीं देते हो तो पूरा का पूरा इस्लामिक ब्लॉक आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आप यूएस का साथ देते हो तो भी इस्लामिक ब्लॉक आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एक मिनट के लिए अगर आपने ईरान का साथ दे भी दिया तो यूएस को आप नाराज नहीं कर पाएंगे, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना आकलन है कि इसका जो एक रिपरकशन है वो पाकिस्तान के ऊपर इसलिए भी आएगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज तो जबरदस्त प्रहार किया है। किसने दर्शकों? बाबा बागेश्वर ने और योगी आदित्यनाथ की फोर्स ने। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको कैसे वार किया। पहली तस्वीर दिखाइए। ये मकर संक्रांति पर आज लाखों श्रद्धालु पहुंचे दर्शकों स्नान करने के लिए। फुल फ्रेम दिखाइए। आज आस्था की डुबकी संगम में लगाई गई। यहां आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वहां बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहीं पर रहिएगा। यहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है दर्शकों, और यह तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए क्योंकि आज बाबा बागेश्वर ने भी इसी का जिक्र किया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। मकर संक्रांति का त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। देखिए वहां पर विरोध हो रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार जो पूरे भारत में मनाया जाता है। अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन वहां तो खुशियां बांटी जाती हैं, खुशी की बात की जाती है। लेकिन इस त्योहार से भी दिक्कत है कट्टरपंथियों को। अब दर्शकों, इन तस्वीरों को बाबा बागेश्वर ने बताया है कि ये खतरनाक है। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो यही भारत में होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। बांग्लादेश में हो और हम लोग यदि बटे रहेंगे, हम लोग जातियों में, वर्गों में, क्षेत्रों में, भाषावाद में बटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी होगा, छतरपुर में भी होगा, बड़ा मलेरा में भी होगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, बाबा बागेश्वर ने तो चेता दिया है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, इस पर रहिएगा। योगी आदित्यनाथ मठ पहुंचे और
गोरखनाथ मठ में उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर ने चेता दिया है कि अगर आप नहीं संभले तो फिर दिक्कत होगी। दिखाता हूं आपको। भारत में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन यूनुस के बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही, धमकी दी जा रही है, मकर संक्रांति मनाई तो मार देंगे, पतंग उड़ाई तो समझो मौत आई। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर ने भारत के हिंदुओं को अलर्ट करते हुए कहा, एक नहीं हुए तो भारत को भी बांग्लादेश बनने में वक्त नहीं लगेगा। हम लोग यदि बटे रहेंगे, हम लोग जातियों में, वर्गों में, क्षेत्रों में, भाषावाद में बटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी होगा, छतरपुर में भी होगा, बड़ा मलेरा में भी होगा। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकता का मंत्र देते हुए कहा, हम हमारे धर्म और देश के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। दर्शकों, बड़ी बात क्या है ये समझना होगा आपको, क्योंकि अगर कोई आपसे कह रहा है, कोई आपको चेता रहा है तो क्यों कह रहा है, समझिए इसे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। कट्टरपंथी 42 दिनों में 13 हिंदुओं को मार चुके हैं और यूनुस के बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम है। मकर संक्रांति को लेकर ढाका में सड़कों पर धमकी दी गई, त्योहार मनाया तो ठीक नहीं होगा, पतंग उड़ाई, म्यूजिक बजाया तो अंजाम बुरा होगा। और बांग्लादेश की स्थिति पर आज बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को अलर्ट किया है, सनातनियों से जातिवाद छोड़कर एक होने की अपील की है। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हिंदू अगर एकजुट नहीं हुआ तो भारत बांग्लादेश बन जाएगा। बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की, कहा अगर भारत में आरएसएस ना होता तो हिंदू नहीं बचते। डॉक्टर हेडगेवार की परंपरा ने अभूतपूर्व कार्य किया, गांव गांव, गली गली में हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया और जिसके पास ताकत है समझ लेना उसके पास एकता है। एकता के बिना अस्तित्व संभव नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई मौके पर हिंदू एकता की बात कह चुके हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन दर्शकों, आज बाबा बागेश्वर ने अलर्ट किया है तो कई साधु संतों ने भी आवाज बुलंद की है। सुनवाता हूं आपको। हिंदू समाज जब तक अलग अलग रहेगा तब तक केवल एक जाति कहलाएगी। ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। जब हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। भारत में स्वयंसेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। और हम लोग यदि बटे रहेंगे, हम लोग जातियों में, वर्गों में, क्षेत्रों में, भाषावाद में बटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी होगा, छतरपुर में भी होगा, बड़ा मलेरा में भी होगा। तुम अकेले अकेले जातियों में बटे रहोगे तो तुम्हें अपनी जमीन, जंगल, जायदाद छोड़ करके भागना पड़ेगा। और तुम सकल हिंदू समाज गांव गांव में एक रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। भारत में हिंदुत्व की जड़ों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने मजबूती प्रदान की है। हिंदुत्व वह विचारधारा है जिस विचारधारा के अंदर सबको समाहित किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कामना से हम कार्य करते हैं। हिंदू बचा है तो अपना यज्ञोपवीत कटवा करके, अपनी गर्दनें कटवा करके उसने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तमाम पुजारियों ने, तमाम ब्राह्मणों ने, तमाम क्षत्रियों ने बलिदान दिया। ये एक बहुत बड़े बलिदान की गाथा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को संगठित करने वाला संगठन है। अगर वास्तव में इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघ ना होता
तो बहुत सारी समस्याएं आज हिंदुओं के सामने खड़ी होती। लेकिन दर्शकों, आज तो हद हो गई। आपको बता रहा हूं मैं, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी है वो तो बांग्लादेश की देखी है, लेकिन आज तो भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हद पार कर दी। दर्शकों, देख रहे हैं आप ये तस्वीर, गौ मांस की ऑनलाइन डिलीवरी। आप सोचिए जरा, जो अवैध है वो यहां कैसे पहुंचा, सवाल ये खड़ा होता है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। वीडियो बना लो प्लीज, और भी देखो समय लगा। वीडियो बना लो प्लीज, देखो भरिए आप, और भी देखो। अब दर्शकों, कानपुर में देख रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ। 40 से 50 गाय एक ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। भले आप इसे नजरअंदाज करें, लेकिन ये है और ये कई जगह पर फल फूल रहा है। उसके बाद बीजेपी के विधायक आग बबूला हो गए और उन्होंने सीधी चेतावनी दी है। सुनवाता हूं मैं आपको। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, भरपूर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर ना मिले तो मेरा दर्शकों, ये सीधी धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। लेकिन आप समझिए, ये माहौल कौन खराब कर रहा है भाई? सवाल तो ये खड़ा होता है, आखिर कौन है यूपी की राजधानी लखनऊ में गौमांस की डिलीवरी करने वाला? अवैध डिलीवरी की गई। दर्शकों, एक कंपनी ऑनलाइन गौमांस की सप्लाई कर रही थी। सोचिए आप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में कई पैकेट के अंदर कटा हुआ गौमांस बरामद किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी मोहम्मद वासिफ को गिरफ्तार किया है, दबोच लिया है और पुलिस भी बुलाई गई। वासिफ पहले भी गौकशी के केस में फंस चुका है, उस पर केस दर्ज है। आरोपी वासिफ को पुलिस के हवाले किया गया है। बजरंग दल की शिकायत पर काकोरी पुलिस थाने में एफआईआर हुई है। हिंदू संगठनों ने सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है और यूपी में गो हत्या सख्त कानून है, उसको लेकर गौकशी करने पर 10 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दोबारा अपराध करने पर गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है। गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा है और 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है। गौमांस की पुष्टि होने पर वाहन चालक और मालिक पर भी एक्शन होगा। वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी अपराध गैर जमानती हैं और गौ तस्करों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर सामने आई है वो सवाल खड़े करती है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस तरह माहौल को खराब कर रहे हैं। सुनिए जरा हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल टीम काम करती है, उससे हमको कुछ सूचनाएं मिली कि एक मौलवीगंज पड़ता है, अमीनाबाद में पड़ता है, वहाँ से कुछ गौ तस्कर अपना गौमांस लेकर निकल रहे हैं। हम अपनी टीम को पूरा सक्रिय किए और ये जो सप्लायर था, इसके पहले हम लोग इसको भी पकड़ाए थे। इससे 2 महीने बाद ये जेल से छूटा भी है। उसके बाद आए दिन मतलब इसका एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, तो उस पर हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। फिर टीम सक्रिय की हम लोग और उसी गाड़ी को दौड़ा के हम लोग पकड़े थे। ऑन रोड हाईवे है ये हरदोई रोड। आप सोचिए, उसमें 2 पैर भी हैं। अब पैर क्यों गाय के पैर रखे गए हैं मांस के साथ में कि ये पूरी तरीके से ये प्रमाणित करते हैं कि गोमांस ही है। लेकिन आज दर्शकों, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कहा गया। गाय के मंत्री, मछली के मंत्री, दूध के मंत्री, अंडा बकरी जते कहो, हमें एक चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा, जहाँ सुअर रहते वहाँ कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है। देश और विदेशों में गौमांस की सप्लाई कौन करता है? किन पार्टी के सपोर्टर है, किन पार्टी के लोग उनमें? अब दर्शकों, यहां उत्तर प्रदेश में माहौल खराब किया जा रहा है। उधर हैदराबाद में क्या हो रहा है? हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ की गई। देख रहे हैं आप, ये कौन लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? मंदिर में घुस गए। इन कट्टरपंथियों को आप देखिए, ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और दर्शकों, इसके बाद बीजेपी के नेता पहुंच गए। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और इस हमले के बाद बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछा है कि आखिर
कौन है इस हमले के पीछे। अब दर्शकों, बड़ी बात यह कि जो तस्वीर आज हैदराबाद में देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि किस तरह से आज हैदराबाद में मंदिर पर हमला किया गया है वो सवाल पैदा करता है कि आखिर कौन है ये लोग। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मंदिर पर हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी। तोड़फोड़ के बाद हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। खबर यह है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शांति की अपील की है। ओवैसी ने हिंसा के लिए हिंदू संगठन पर सवाल खड़े किए और कहा संघ परिवार से जुड़े हुए लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश हो रही है और इसे लेकर उन्होंने तेलंगाना पुलिस पर सवाल उठाए। दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, आज ओवैसी सवाल उठा रहे हैं लेकिन वहां पर माहौल खराब है। सुनिए जरा। में एक पैटर्न बन चुका है कि रात के अंधेरे में फिरका परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक संघ परिवार से होता है वो छोटी सी बात को बड़ा करते हैं। किसी का पोस्टर फट गया, किसी का ये हो गया और उस पर जाकर आप ये तमाशा करते हैं और वो इतना सेंसिटिव इलाका रहा है। और दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक जो तस्वीर देखी उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं प्रमोद कृष्णम। सुनवाता हूं आपको। गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी बड़े ताकतवर थे, भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे और वो जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज जायदादों को कहना चाहता हूं, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। अब दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी का किंग कौन है, जनता ने फैसला सुना दिया है और महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है। क्या ठाकरे रहेंगे या फिर जाएंगे? तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतदान के लिए पहुंचे, देख रहे हैं आप। सलमान खान पहुंचे हुए मतदान करने के लिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। सलमान खान पहुंचे हुए और उन्होंने भी मतदान किया है। रणबीर कपूर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी अपना मतदान यहां पर किया है। और बीएमसी में कई सेलेब्स पहुंचे हुए हैं, जिसमें जानवी कपूर आपको दिखाई दे रही हैं जो मतदान करने के लिए पहुंची हैं। आमिर खान यहां पर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। रिक्वेस्ट करते और दिग्गजों ने वोट डाला है और विकी कौशल आपको दिख रहे हैं। कई दिग्गजों ने वोट डाला और अब सवाल ये कि आखिर बीएमसी में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने अपना मत कैद कर दिया है ईवीएम में। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, नेता देख रहे हैं आप। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, एकनाथ शिंदे पहुंचे, उनकी पूरी फैमिली थी। दिखाइए फुल फ्रेम, ये देख रहे हैं आप। एकनाथ शिंदे ने भी मतदान किया और जो मतदान हो रहे हैं, नवनीत राणा, मुंबई में आज दिग्गजों ने वोट डाला है। और पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे आप देख रहे हैं, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। यानी सियासी दिग्गज एक तरफ हैं, उद्धव ठाकरे भी पहुंचे और ये नाक की लड़ाई है। नितिन गडकरी भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। सियासी दिग्गजों ने आज वोट डाला है। पीयूष गोयल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी फैमिली के साथ पहुंचे। अगली तस्वीर, संघ प्रमुख ने भी आज मतदान किया है। नगर निगम चुनाव में शहर की सरकार में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है और आज कई सेलिब्रिटी, सचिन तेंदुलकर आपको दिख रहे हैं, वो भी यहां पर मतदान के लिए पहुंचे, अपनी फैमिली के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन आज दर्शकों, मुंबई में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, शहर की सरकार किसकी होने वाली है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। मुंबई देख रहे हैं आप, पूरे महाराष्ट्र में 19 नगर निगम है जहां पर चुनाव चल रहा है और चुनाव संपन्न हुआ है। अलग अलग जगह पर मतदान किए गए हैं, जहां नवी मुंबई है और वसई, विरार, तमाम जगह पर मतदान हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में मतदान संपन्न हुआ है। दर्शकों, अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला सुना दिया है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग बीएमसी का, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में, मूव कीजिए इसे, आज वोटिंग हुई है। खबर है कि नगर निगमों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई।
नगर निगम के लिए करीब 3.5 करोड़ वोटर्स ने वोट डाले। मतदान के बाद 2,869 उम्मीदवारों की किस्मत तय हो गई है। लेकिन देश भर की निगाहें मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर हैं, जहां उद्धव और राज ठाकरे साथ आ गए। मुकाबला दिलचस्प हो गया। दोनों भाई 20 साल में पहली बार साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी शिंदे गठबंधन का UBT-MNS के साथ कांटे का मुकाबला है। इसलिए चुनाव के दौरान वोटिंग में धांधली के भी आरोप लग गए, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। इलेक्शन कमीशन ने इस भ्रम को बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। आपको सुनवाते हैं इसको लेकर कैसे आज सियासत गर्मा गई। सुनिए जरा। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। मार्कर पेनची शाही ही वोट डालने के बाद मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही को लेकर कुछ भ्रम पैदा किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही स्याही पक्की है। ये वही स्याही है जिसका इस्तेमाल भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न चुनावों में करता है। यहाँ एकमात्र अंतर यह है कि इसे मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पक्की स्याही का यह मार्कर 2011 से इस्तेमाल में है। स्याही 12 सेकंड के भीतर सूख जाती है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूँ महाराष्ट्र का चुनाव खास इसलिए, हम आपको बता चुके हैं बीएमसी धन कुबेर आम से लेकर खास बूथ पर पहुंचा और अपना अपना मत डाला, मत का इस्तेमाल किया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। अब बड़ी बात यह दर्शकों की इसको लेकर पूरी तरह से सियासी दावे शुरू हो गए। एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि सरकार बन रही है बीजेपी की। उसके बाद सियासी नेता क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। तो इसका क्या मतलब है? बाहर जाओ, स्याही मिटाओ और वापस आ जाओ। सभी को अलर्ट रहना चाहिए। मैंने सभी MNS कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है गलत बात। हाँ, बहुत सारी जगहों पे जो चुनाव आयोग है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी जो यंत्रणा लगी है वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्लिप्स मिले हैं एक बूथ के, लेकिन अगर असल में देखें तो कहीं और उनका वोटिंग दिखा रहा है। कहीं लिखा है नाम मेल का और फोटो है फीमेल का। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जो है, तो चुनाव आयोग क्यों सैलरी देती है? इलेक्शन कमिश्नर की पूरी गलती है कि आज मुंबई के अंदर मैं तो हर बूथ पे जा रहा हूँ, केओस कहीं पर जाओ, आदमी के पास इतने सालों से वोट डर रहा है, उसका वहां पे नाम नहीं है, दूसरे बूथ पे भेजते हैं, वहां जाता है, नाम नहीं है, घर चले जा रहा है। अरे वोटर कार्ड दिखा रहा है, इलेक्शन कार्ड दिखा रहा है, उन लोग लगाते, स्कैन नहीं हो रहा है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो बीएमसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतदान तो हो गया है, लेकिन होगा क्या, आइए जरा आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में वोटों की गिनती कल होने वाली है और सुबह 10 बजे से गिनती का टाइम रखा गया है। वोटों की गिनती से पहले सियासी दलों की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव राज्य की दशा और दिशा तय करेगा। कल के नतीजे से साफ होगा कि महाराष्ट्र पर कौन राज करेगा। बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती है तो फडणवीस का सिक्का चल जाएगा, क्योंकि तब पूरे राज्य में देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता कोई नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम में जीत से उन्हें ताकत मिलेगी और अब तक के एग्जिट पोल में पूरे राज्य में बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पूरे राज्य में क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो विपक्ष की मुश्किल बढ़ने वाली है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे समेत कांग्रेस भी मुश्किल में होगी, क्योंकि यहां से गए तो फिर भविष्य की राजनीति अधर में लटक जाएगी। और आज तो सेलिब्रिटीज भी मैदान में आए हैं, सुनवाता हूं आपको क्या कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है
ग्रास रूट, हमारा इलाका। जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन। हाँ, मैंने वोट डाला और मुझे बहुत गर्व है महाराष्ट्र पर। दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है महाराज प्रेमानंद जी से। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, युग मनुष्य के आचरण से तय होता है। जब पाप करते हैं तो हर युग कलयुग बन जाता है। महाराज जी कहते हैं, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। हमारे युग में हजारों साल तप करने पर बात बनती थी। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन, जप और स्मरण से ही मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यह कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है। और बड़ी बात यही है कि आप भी इसको अच्छे से समझिए और अपना ख्याल रखिए। बहरहाल एक अहम जानकारी आपको दे दें, रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। साहित्य, कला और सिनेमा जगत की हस्तियां संगम की शोभा बढ़ाएंगी। तो तैयार हो जाइए 16 जनवरी यानी कल साहित्य के सबसे बड़े मंच में शामिल होने के लिए। संगम 2026 में आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक मीडिया हेडक्वार्टर नोएडा में। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH